Welcome to Sai Learning by Swaleha Ansari. Let us today start with the remaining part of the unsolved problems from the exercise of oscillations chapter. So, in the last lecture we have stopped on question number 13. Let us now begin with question number 14. A simple pendulum of length 100 cm performs SHM. Find the restoring force acting on its bob of mass 50 grams when the displacement from the mean position is 3 सेंटीमीटर. बहुत सिंपल सा है, ध्यान से देखिए. हमें लेंथ दिया है 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर. रिस्टोरिंग फोर्स पता करना है. मास ऑफ द बॉब दिया है 50 ग्राम्स विच इज 50 into 10⁻³ किलोग्राम्स, जिससे मैं 5 into 10⁻² किलोग्राम्स भी लिख सकती हूँ. x दिया है 3 सेंटीमीटर विच इज 3 into 10⁻² मीटर. रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है? इट इज -kx. k को हम m⍵² भी लिखते हैं. अगर आपको नहीं याद होगा तो ऑसिलेशन चैप्टर में मैंने बताया है कि हाउ k टर्न्स एज m⍵². ठीक है, तो ये हो जाएगा -m⍵² x. अब अगर मैं ये देखूं, ओमेगा को हम g/L पे लिख सकते हैं. ω² इज g/L. ये भी मैंने थियोरी में बताया है कि g/L कैसे आता है. तो ये हो जाएगा -m g/L x इज f. चलो, बाकी तो हमारे पास सब है ही. लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. f क्या हो जाएगा? -5 into 10⁻² into 9.8 into 3 into 10⁻² the whole upon 1. 1 लिखो मत लिखो आपकी मर्जी. ऊपर सब अगर आप सॉल्व करते हो तो योर f की वैल्यू विल कम टू -1.48 into 10⁻² न्यूटन विच इज द करेक्ट वैल्यू. ठीक है, let us move towards the 15th problem. Find the change in length of seconds pendulum if the acceleration due to gravity at the place changes from 9.75 to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब देखिए, यहाँ पे आपको उसने कहा है कि ये सेकेंड्स पेंडुलम है. करेक्ट. सेकेंड्स पेंडुलम मतलब टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स. टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? t इज इक्वल टू 2π√of L/g. ओके, अब यहाँ देखो g चेंज हो रहा है क्वेश्चन में. अगर g चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली t को भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g. लेकिन ये सेकेंड्स पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड फिक्स है. हम टाइम पीरियड को चेंज नहीं कर सकते. इसलिए टू बैलेंस दिस चेंज यू हैव टू चेंज द अदर क्वांटिटी विच इज L. फाइन. अब अगर मैं टाइम पीरियड की जगह 2 सेकेंड लिखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू 2π√of L/g. 2 कैंसल. अगर हम इसे स्क्वायर कर लें तो L विल बी इक्वल टू g√g/π². अब देखिए, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g. इस चीज को ध्यान रखना. मतलब अगर g बढ़ रहा है तो लेंथ भी बढ़ेगी. If g is increasing, length will also increase. मतलब 9.75 से अगर 9.8 पे g increase हो रहा है तो लेंथ भी increase होगी. Got it? अगर g decrease हो रहा होता तो लेंथ decrease होती. Now we'll move towards change in length. अब change in length कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल इज L2, इनिशियल इज L1. L2 की वैल्यू वॉज, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ, L2 - L1 दैट इज चेंज इन लेंथ इज g2/π² माइनस g1/π². अब g2 क्या था? 9.8 माइनस 9.75 द होल अपॉन π². π² को वी कैन टेक इट एज 22/7 द होल स्क्वायर. दिस विल कम टू 0.05 into 7 का स्क्वायर दैट इज 49, जो कि ऊपर आ जाएगा.
एंड 22 का स्क्वायर विच इज 484 जो नीचे ही रहेगा, द आंसर विल कम टू 0.0051 मीटर। तो ये हो गई आपकी चेंज इन लेंथ। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो जैसे ही आपकी ग्रेविटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंक्रीजिंग, तो लेंथ विल ऑल्सो इंक्रीज। मतलब चेंज इन लेंथ क्या है, इट इंक्रीजेस बाय 0.0051 मीटर, जो कि टेक्स्ट बुक में गलत दे दिया है, डिक्रीजेस बाय 0.0051। ठीक है, इट विल बी इंक्रीजेस बाय 0.0051 मीटर। ठीक है, so keep this in mind and let us move towards the next problem. At what distance from the mean position is the kinetic energy of the particle performing SHM of amplitude 8 centimeter 3 times its potential energy? हमसे कहा गया kinetic energy should be 3 times its potential energy at the amplitude of 8 centimeter. So let us substitute the values. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, वैसे ही रहने देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, के दोनों तरफ है कैंसिल, हाफ दोनों तरफ है कैंसिल, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, दैट इज 4x स्क्वायर। मतलब ए हो गया आपका 2x, दैट इज x इज इक्वल टू a by 2। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 8/2, 8 हमें ऑलरेडी दिया था, दैट इज 8/2, दैट इज 4 सेंटीमीटर, राइट। मीन्स हमें x मिल गया 4 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों तरफ होता है ना एम्पलीट्यूड, यही चाहिए था हमें। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, कुछ भी नहीं था इसमें, right? So at a distance of 4 centimeter you will get your kinetic energy to be 3 times the potential energy. Okay, let us move towards the 17th problem. A particle performing linear SHM of period 2 pi seconds above the mean position O is observed to have a speed of b root 3 meter per second. When at a distance b meter from O, if the particle is moving away from O at that instant, find the time required by the particle to travel a further distance b. अब देखो क्या बोल रहा है वो आपको, आपका एक पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, ये -a, दिस इज +a, ये आपकी मीन पोजीशन है O। ठीक है, O ले लो, x ले लो, जो आपकी मर्जी। अब वो यहां से इधर तक के पहुंचा एंड इट ट्रैवल्ड डिस्टेंस b। ठीक है, मैंने इसे एक पॉइंट ले लिया C। अब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है b√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइन। अभी आपको पता करना है, अगर ये और एक डिस्टेंस b ट्रैवल करेगा तो ये क्या वेलोसिटी होगी, सॉरी, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल, तो कितना टाइम उससे लगेगा। v क्या है, इट इज ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब ओमेगा कितना होता है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, इट इज 2π/t, करेक्ट। अब यहाँ पे आपको t की वैल्यू ऑलरेडी दिया है कि 2π है, तो मैं यहाँ पे t की जगह 2π रख दूंगी अगर, तो ये 2π कैंसिल, मतलब मेरा ओमेगा क्या हो गया, 1 रेडियन पर सेकेंड, राइट। अब यहाँ पे इसने मुझे बोला व्हेन मेरा जो x है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, b है, और वेलोसिटी क्या है, b√3। अभी ये जो डिस्टेंस है वो b है, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो b√3 है। तो अगर मैं इस चीज को हमारे इस इक्वेशन में पुट करूं तो v की जगह आई रोट b√3, ओमेगा की जगह आई रोट 1, एंड ये हो गया a स्क्वायर माइनस x की जगह इट इज b स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा मुझे, b3
बी स्क्वायर, मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 4b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मीन्स ए क्या हो गया, 2b हो गया। फाइन, मतलब जो मेरा एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड इट इज 2 टाइम्स b, मीन्स ये जो पॉइंट c है वो o से a का मिड पॉइंट है। फाइन, अब टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना लगता है वो देखेंगे। टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, कितना टाइम लगता है यहां से यहां के लिए हमें, इट इज t/4। क्यों t/4? देखो हमारा ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता है, मीन पोजीशन से ये एक्सट्रीम, इस एक्सट्रीम से अगेन इधर, इधर से इधर और इधर से उधर, इतना आने में पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। और एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। मतलब यहां से यहां जाकर यहां से वापस इधर, इधर से इधर और इधर से इधर आने में हमें जो टाइम लगता है वो कैपिटल टी है। तो ये देखा जाए अगर, तो ये हो गया 1, ये 2, यहां तक, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 4। मीन्स अगर मैं सिर्फ इतना ही हिस्सा इधर से इधर तक का काउंट करूं तो वो टी का 4th पार्ट है। देयरफॉर जो टाइम हमें यहां से यहां तक के लिए लगेगा दैट इज t/4। सिंस आवर पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, x क्या हो जाएगा, इट इज a sin ओमेगा t, x की जगह b, a की जगह हमें ऑलरेडी मिल गया, a क्या है 2b sin ओमेगा 1 है तो sin t। अब b और b कैंसिल, मतलब हमारे पास क्या बचा, ये 2 अगर इधर आ गया तो sin t विल बी इक्वल टू हाफ, तो t कितना हो जाएगा, t विल बी sin इनवर्स ऑफ हाफ। अब sin इनवर्स ऑफ हाफ, sin की कौन सी वैल्यू हाफ है, इट इज π/6, तो ठीक है, हमें ये जो t मिला π/6, ये क्या मिला पूरा, लेकिन हमें चाहिए कितना था, c से a तक, करेक्ट। तो नाउ वी विल फाइंड टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम C to A। तो वो कितना होगा, ये जो पार्ट है वो कितना होता है, वो π/2 होता है ना। तो दिस π/2 माइनस ये जो टाइम हमें मिला यहां से यहां तक, ठीक है, देखो π/6 हमें जो मिला दैट इज, ये हमारा पूरा π/2 था, राइट। हमें जो मिला वो ये मिला, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा फ्रॉम C to A, करेक्ट। तो π/2 माइनस π/6 इज π/3 सेकेंड्स। तो हमें जो पूछा था दैट वाज टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, फर्दर B वाला पार्ट जो हमने ट्रैवल किया, करेक्ट। हमने ये जो निकाला वो ये था, O से लेके मीन पोजीशन से C तक, मीन पोजीशन से C तक क्या मिल गया, और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक के पता था कि वो तो π/2 है। ओके, सो हियर इज आवर आंसर π/3 सेकेंड्स। अभी आप लोग एक ये क्वेश्चन भी कर सकते हो कि ये टाइम यहां से यहां तक का टाइम π/2 क्यों था। तो देखो बेटा, टाइम पीरियड दिया हुआ था उसने हमें, टाइम पीरियड इज 2π। टाइम पीरियड मतलब यहां से यहां जाके इधर से फिर इधर आके यहां से इधर फिर इधर से इधर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 2π टाइम लगा। तो सिर्फ एक क्यों कितना लगेगा, दैट इज 2π का 4th हिस्सा, 2π का 4th हिस्सा इज π/2। तो इसीलिए O से A का टाइम वॉज π/2 माइनस O से C का टाइम विच वॉज π/6। सो आपको C से A का टाइम मिला π/3। गॉट इट? लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये सम थोड़ा सा ट्रिकी था, अगर आपको समझ में आए तो फाइन, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग।
Let us move towards the 18th one. The period of oscillation of a body of mass m1 suspended from the light string is t. When a body of mass m2 is tied to the first body and the system is made to oscillate, the time period is 2t. Compare the masses of m1 and m2. देखो पहले हम क्या लिखते हैं, पहले डेटा लिख लेते हैं. मास दिया था हमें m1. जब मास m1 था तो टाइम पीरियड क्या था, t. ओके. और जब मास हमने m1 प्लस m2 कर दिया, मतलब m1 में एक और बॉडी टाई कर दी m2 की, मीन्स मास जो हो गया वो m1 प्लस m2 हो गया. उस वक्त हमारा टाइम पीरियड 2t हो गया. गॉट इट. अब we will see the time period of oscillation of mass attached to the springs. तो टाइम t क्या हो जाएगा, इट इज 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k. मीन्स अगर मैं ये देखूं तो आई कैन से दिस t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m. राइट. ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. तो ऐसे केस में आई कैन से दैट मेरा जो t है पहला वाला, यानी जो सेकेंड t अपॉन फर्स्ट t, ये मैं बोल सकती हूँ इट इज अंडर रूट ऑफ सेकेंड मास अपॉन फर्स्ट मास. राइट. लेकिन ये जो सेकेंड t था, सेकेंड टाइम पीरियड, ये तो मेरा 2t था और फर्स्ट टाइम पीरियड मेरा t था, जैसा हमें यहाँ पे दिया हुआ है. राइट. तो ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा. मतलब बचा क्या, 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन m1. अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन m1. ये m1 यहां ले लो, मल्टीप्लाई हो जाएगा. करेक्ट. अब ये m1 यहां जाएगा तो माइनस होगा, मीन्स 3m1 इज इक्वल टू m2. तो m1 अपॉन m2 कितना होगा, कंपेयर दी मासेस, कंपेयर करने के लिए कहा है ना. तो m1, ये m2 इधर आ गया, अपॉन m2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 था, ये 3 यहाँ चला जाएगा, 1 अपॉन 3. मीन्स m1 अपॉन m2 इज 1 अपॉन 3. फाइन. This is your answer. Let us move towards the next question. The displacement of an oscillating particle is given by x is equal to a sin omega t plus b cos omega t, where a, b and omega are constants. Prove that the particle performs a linear SHM with amplitude a is equal to root of a square plus b square. ये देखो आपको क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी. ओके. मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 0 प्लस b कॉस ओमेगा टी. कॉस थीटा इज साइन 90 प्लस थीटा. राइट. तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस 90 विच इज π/2. ओके. अब अगर मैं इसे कंपेयर करूं SHM की जनरल इक्वेशन से, तो मुझे A1 मिलेगा A, A2 मिलेगा B, φ1 मिलेगा 0 और φ2 मिलेगा π/2. अगर आपको SHM की जनरल इक्वेशन याद हो तो A साइन ओमेगा टी प्लस π. नाउ I have a formula of the resultant amplitude r is equal to under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos φ1 minus φ2. नहीं याद है अगर तो थियोरी चेक कर लीजिए. आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन के थियोरी के लेक्चर्स देखिए. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos φ1 माइनस φ2. φ1 इज 0, तो 0 माइनस π/2 इज माइनस π/2. cos माइनस थीटा इज cos थीटा ही होता है. मीन्स ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos π/2. ठीक है.
cos pi by 2 दैट इज cos 90. cos 90 0 मतलब ये पूरा टर्म 0. क्या बचेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वही हमें कहा था वी हैव टू प्रूव दैट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, सिंपल सा प्रॉब्लम था, सिर्फ कंपैरिजन करके आंसर निकालना था. सो लेट अस मूव फर्दर. Two parallel SHMs represented by x1 is equal to phi sine 4 pi t plus pi by 3 centimeter and x2 is equal to 3 sine 4 pi t plus pi by 4 centimeter are superposed on a particle. Determine the amplitude and epoch of the resultant SHM. Epoch क्या होता है? It is initial phase of resultant. ठीक है, रिजल्टेंट का इनिशियल फेज इज इपॉक. अब यहां पे आपको दिया है x1 इज 5 साइन 4 पाई t प्लस पाई बाय 3 और x2 दिया है 3 साइन 4 पाई t प्लस पाई बाय 4. फाइन. आपको पूछा क्या है? r और डेल्टा. ओके, कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से तो क्या मिलेगा? a1 इज 5, a2 इज 3, phi 1 इज पाई बाय 3 एंड phi 2 इज पाई बाय 4. अगेन रिजल्टेंट की इक्वेशन में रखेंगे. रिजल्टेंट की इक्वेशन क्या थी? रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi 1 माइनस phi 2. तो r क्या हो जाएगा? रूट ऑफ phi स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू phi इंटू 3 cos pi बाय 3 माइनस pi बाय 4. ओके, तो दिस विल गिव यू 25 plus 9 plus 10 30 into cos 15 degree. Cos of 15 degree is 0.9659. लॉग टेबल से मिलेगा आपको ये आंसर, which is equal to रूट ऑफ 34 प्लस 30 into 0.9659, which is again 34 plus 28.98, which is root of 62.98, means r is equal to 7.936 centimeter. ठीक है, अब r तो मिल गया. लेट अस मूव ऑन टू डेल्टा. डेल्टा कैसे निकालते हैं? डेल्टा इज tan inverse of a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 upon a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2. ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी वैल्यूज. यहां भी क्या मिलेगा? डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 इंटू साइन पाई बाई 3. मेरे पास यहाँ स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ. सो डेल्टा विल बी tan इनवर्स ऑफ 5 साइन पाई बाय 3 प्लस 3 साइन पाई बाय 4 अपॉन 5 cos पाई बाय 3 plus 3 cos pi by 4. So that will be tan inverse of 5 into 0.866 plus 3 into 0.7071 upon 5 into 0.5 plus 3 into 0.7071. ठीक है, ये हो जाएगा tan inverse of 6.4513 upon 4.62
ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको सारे कैलकुलेशन लॉगरिथमिक टेबल से ही करने हैं, सो डेल्टा की वैल्यू विल बी 54 डिग्री 23 मिनट्स। ठीक है। सो हियर वाज अ 20th सम। So the next is a 20 centimeter wide thin circular disc of mass 200 gram is suspended to a rigid support from a thin metallic string. By holding the rim of the disc, the string is twisted through 60 degree and released. It now performs angular oscillation of period 1 second. Calculate the maximum restoring torque generated in the spring under the undamped condition. Pi cube की value is approximately equal to 31. अब देखो डायमीटर दिया है, डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख सकती हूँ 10 इंटू 10⁻² मीटर विच इज 10⁻⁻1 मीटर। मास दिया है 200 ग्राम्स, जिसका मतलब है 0.2 kg। ओके। थीटा दिया है 60 डिग्री विच इज इक्वल टू π/3। टाइम दिया है 1 सेकेंड। ओके। हमें टॉर्क पता करना है, रिस्टोरिंग टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, I अल्फा। अब अल्फा की जगह आई कैन पुट ω² थीटा, तो ये हो जाएगा I ω² थीटा। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²/2। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ की, क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू I की जगह mr²/2, देन ω² की जगह 2π/t द होल स्क्वायर, और थीटा की जगह π/3। क्या होगा ये 0.2 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4π² अपॉन 1 का स्क्वायर इंटू पाई की जगह 3.14। नहीं भी लेना है अगर, तो ये डायरेक्ट लिखो π/3। तो π² और इंटू पाई कितना होता है, पाई क्यूब हमें ऑलरेडी दिया है 31, तो ये होगा 0.2 इंटू 10⁻² अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 31 अपॉन 3। आप इसको पूरा सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर टू बी 0.04135 न्यूटन मीटर। ओके, सो this is the final answer. Let us move towards the next problem, that is problem number 22nd. Find the number of oscillations performed per minute by a magnet is vibrating in a plane of uniform field of 1.6 into 10⁻⁻5 Weber per meter square. The magnet has a moment of inertia 3 into 10⁻⁻6 kg per meter square and the magnetic moment is 3 am square. Okay. तो हमें F पता करना है, वो भी ऑसिलेशन पर मिनट में। ठीक है, ये याद रखो, ऑसिलेशंस पर मिनट। आपको B दिया है 1.6 into 10⁻⁻5 वेबर पर 3 into 10⁻⁻6 kg मीटर स्क्वायर। ओके, एंड M दिया है 3 am square. Now let us solve it. T क्या है, 2 pi root of I upon MB, तो F क्या हो जाएगा 1/2 pi root of MB upon I, correct? Let us substitute everything. 1/2 into 3.142 root of 3 into 1.6 into 10⁻⁻5 upon 3 into 10⁻⁻6, 3 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, आपको मिलेगा 2
2 इंटू 3.142 रूट ऑफ 10⁻⁻6 ऊपर चला गया तो ये हो गया 1.6 इंटू 10 विच इज 16, तो ये होगा 4, रूट ऑफ 16 इज 4, तो 4/2 इंटू 3.142, 2 ones are 2 twos are, means f is 2/3.142. After solving this you'll get, और ये जो आंसर है ये ऑसिलेशन पर सेकेंड्स में है, आपको इसे ऑसिलेशन, ये है ऑसिलेशंस पर सेकेंड, आपको ऑसिलेशन पर मिनट में करना है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 60, दैट इज ऑसिलेशन पर मिनट, so you'll get the answer as f is equal to 38.19 oscillations per minute. Fine. So let us move towards the last problem. A wooden block of mass m is kept on a piston that performs vertical vibration of adjustable frequency and amplitude. During vibrations, we don't want the block to leave the contact with the piston. How much maximum frequency is possible if the amplitude of vibration is restricted to 25 centimeter? In this case, how much energy per unit mass of the block? ठीक है, अब देखो वर्टिकल ऑसिलेशंस कर रहा है, तो वी विल कंसिडर कि यहाँ पे हमारा ब्लॉक है, ये उसकी मेन पोजीशन है, वर्टिकल वाइब्रेशन कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये टॉप पोजीशन हो गई और ये बॉटम पोजीशन हो गई, ठीक है, मतलब ये टॉप एक्सट्रीम है, ये बॉटम एक्सट्रीम है, ठीक है, तो हर केस में, हर सिचुएशन में उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट करेंगे, एक होता है नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की तरफ, दूसरा होता है mg नीचे की तरफ, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन होगी, नीचे mg ऊपर n, यहाँ पे भी नीचे mg ऊपर n, ठीक है। अब ये तो मेन पोजीशन है, यहाँ पर रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन 0 होगा, यहाँ पे रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड और यहाँ पे रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन इज अपवर्ड, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशंस लिख लेते हैं, ठीक है। मीन पोजीशन के लिए क्या होगा, AR क्या है फॉर मीन पोजीशन, AR इज 0, अगर AR 0 है मतलब नेट फोर्स भी 0 हो गया, इफ नेट फोर्स इज 0 इट मीन्स N इज इक्वल टू mg, करेक्ट। अब हम देखेंगे अपर पोजीशन के लिए, दैट इज फॉर टॉप पोजीशन। अब देखो टॉप पोजीशन के लिए क्या है, फॉर टॉप पोजीशन नेट एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है मतलब mg इज ग्रेटर देन n, करेक्ट, mg इज ग्रेटर देन n, ऐसा है अगर, तो हम क्या करते हैं, बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को माइनस करते हैं तो हमें अनबैलेंस्ड फोर्स पता चलता है, that is mg minus n will give us our unbalanced force. अब unbalanced force that is ma, mass into acceleration, and here our acceleration is the restoring acceleration. तो इस केस में यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, n is equal to mg minus mar, correct, I just changed the signs, okay। अब A हमें पता है इट इज ओमेगा स्क्वायर A, मैक्सिमम जो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है A ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर A। मैंने साइन कंसिडर नहीं की है, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर किया क्योंकि साइन तो हम ऑलरेडी डायरेक्शन बता ही रहे हैं डायग्राम में, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे n छोटा होता जाएगा, बाकी तो सब कांस्टेंट है ना, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो n छोटा होता जाएगा। उसी तरीके से हमें उसने क्या कहा कि एम्पलीट्यूड 25 फिक्स्ड है, एम्पलीट्यूड इज रेस्ट्रिक्टेड, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, मींस एम्पलीट्यूड को उसने फिक्स कर दिया। अगर एम्पलीट्यूड को फिक्स कर दिया तो ये जो ओमेगा है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई f, मतलब ओमेगा स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर a, मीन्स अगर एम्पलीट्यूड फिक्स है मीन्स ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है,
तो यहाँ पे भी हम वही चीज बोल सकते हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी वैसे वैसे एन भी चेंज होता जाएगा। मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है तो एन छोटा होता जाएगा, एंड फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एन 0 हो जाएगा, राइट। सो हियर आई कैन से एट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एन विल बी इक्वल टू 0। अगर मैं ये चीज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 0 विल बी mg माइनस m इंटू 4 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर a, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू m 4 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर a, मीन्स एफ स्क्वेयर m दोनों तरफ है कैंसिल हो गया, एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू g अपॉन 4 पाई स्क्वेयर a। अब उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि पाई स्क्वायर को 10 ले लेना है, हम g को भी 10 लेंगे, पाई स्क्वायर और g दोनों को भी 10 लेना है, करेक्ट। तो इस केस में हमें एफ स्क्वायर क्या मिलेगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 अपॉन 4 इंटू 10। अब ये क्या कहा था इसने, एम्पलीट्यूड इज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो 25 इंटू 10⁻⁻² मतलब 25 अपॉन 100 विच इज 1/4। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1/4 डायरेक्ट एम्पलीट्यूड की जगह, ओके। तो ये 10 और ये कैंसिल, मतलब क्या बचा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एफ इज ऑल्सो इक्वल टू 1 हर्ट्ज। तो एफ का आंसर मिल गया हमें, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्ज, फाइन। अब उसने हमें एनर्जी पर यूनिट मास भी पूछा है, तो हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है। व्हाट इज एनर्जी, इट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब एनर्जी पर यूनिट मास बोला है तो ये m को यहां लेकर आ जाओ, E अपॉन m क्या होगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो अगेन सब्सटीट्यूट द वैल्यू, ये होगा 1/, okay, so 4 1s are 4 4s are 5, ये हो गया 5/4 मतलब 1.25 जूल पर केजी। So these are all the unsolved problems of oscillations, and अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो मैंने सारे थियोरी के लिंक के साथ साथ इस लेक्चर में थियोरी के सारे लेक्चर्स के लिंक के साथ साथ ये सारी प्रॉब्लम्स का भी पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। ऑल दी प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, तो आप वो वहां से भी ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।